हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारा नया सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 आया है, इसमें एम्प्लॉयी कंपनसेशन को कैसे डिफाइन किया गया है और ये जो सेक्शन है 73 से लेके 99 तक, इसके सभी सेक्शन और सब सेक्शन के बारे में हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये शुरुआत करने के पहले मैं इस पे एक क्लियरिटी कर दूँ कि जो एम्प्लॉयी कंपनसेशन होता है, वो उस बिहाफ़ में दिया जाता है कि सपोज़ कोई कर्मचारी किसी फैक्ट्री में या किसी कारखाने में काम कर रहा है, तो उस कारखाने में काम करते समय अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसे ऐसी चोट लग जाती है या दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण वो या तो पार्शियली विकलांग होता है या परमानेंट विकलांग होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में जो कंपेंसेशन या जो पैसे कंपनी द्वारा दिए जाना चाहिए, उसको बोला जाता है एम्प्लॉयी कंपेंसेशन। दोस्तों, पहले ये एम्प्लॉयी कंपेंसेशन एक्ट 1923 था, जिसे हम डब्ल्यूसी बोलते थे, डब्ल्यूसी पॉलिसी, वो 1923 में डिफाइन हुआ था। उसके बाद इसको जब नया कोड आया सोशल सिक्योरिटी कोड, उसमें इसे दोबारा से डिफाइन किया गया है। तो इस पे हम बात करेंगे, तो इसका जो डेफिनीशन है एम्प्लॉय कंपेंसेशन का, वो सेक्शन 73 से लेके और सेक्शन 99 तक जाता है। तो हम इसको हर सेक्शन वाइज समझेंगे दोस्तों, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आप इस बात को पूरी तरह समझ सकें। दोस्तों, सेक्शन 73 कहता है, जो अध्याय का दायरा है वो ये है कि एम्प्लॉय कंपेंसेशन अप्लाई होता है अगर किसी कर्मचारी की चोट, दुर्घटना या मृत्यु पर पर प्रतिकर से संबंधित है। प्रतिकर का अर्थ यहाँ पे कंपेंसेशन से है। कार से उत्पन्न या कार के दौरान हुई दुर्घटना पर लागू होगा। इसका जो सेक्शन 74 का वन सेक्शन का सब सेक्शन वन जो कहता है, वो ये कहता है कि यदि कर्मचारी को कार के दौरान अगर चोट लगी है या मृत्यु हुई है, तो किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी कारखाने को उसे कंपेंसेशन देना अनिवार्य होगा। 74 का सेक्शन सब सेक्शन 2 कहता है कि प्रतिकर कब दे नहीं होगा, अगर कोई कर्मचारी नशे की हालत में पाया जाता है या जांच करने पर यह पाया जाता है कि उसने जानबूझकर जो सेफ्टी रूल है उसको तोड़ा है। उस केस में कंपेंसेशन देना कंपलसरी नहीं होगा किसी भी एम्प्लॉयर या किसी फैक्ट्री के लिए। इसमें सेक्शन 75 ये कहता है कि इसमें व्यावसायिक रोग भी शामिल हैं। काम के कारण होने वाली बीमारियां दुर्घटना के समान ही मानी जाएंगी। सपोज आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल होता है या केमिकल की स्मेल आती है। अगर आप उस केमिकल की स्मेल की वजह से धीरे धीरे शरीर में कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो जाए जो आपकी बीमारी का कारण बने या बाद में एक बड़ी बीमारी बने, उस स्थिति में उसको कंपेंसेशन फैक्ट्री को देना कंपलसरी होगा। फैक्ट्री को उसको जो बीमारी हुई है उसके बदले में कंपनसेशन देना जरूरी माना जाएगा और उसे दुर्घटना के समान ही माना जाएगा। उस पर ऐसा नियम लागू नहीं होगा कि ये फैक्ट्री के बाहर हुआ है। फैक्ट्री में किसी भी स्थिति में अगर व्यावसायिक रोग हुआ है तो उसे कंपनसेशन देना कंपलसरी होगा। 76 सेक्शन कहता है प्रतिकर की राशि क्या होगी। जो कंपनसेशन का जो राशि है, कंपनसेशन को जो अमाउंट होगा दोस्तों, वो जो एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है उसके आधार पर और साथ में उसकी उम्र के अनुसार तय होती है। अगर उम्र ज़्यादा है तो प्रतिकर थोड़ा कम होगा, कंपनसेशन कम होगा। अगर उम्र कम है तो उसका कंपनसेशन ज़्यादा होगा। साथ ही साथ इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शेड्यूल तय करती है, उसका एक चार्ट बनाती है। उस चार्ट से ये डिसाइड किया जाता है कि किसी को भी कंपनसेशन कितना मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों, जो सेक्शन 77 है वो ये कहता है कि अस्थायी चोट पर भी प्रतिकर होगा। अगर किसी को ऐसी चोट लग जाती है कि वो अगले 6 महीना, 3 महीना या साल भर काम नहीं कर पाएगा, तो उस केस में भी उसे कंपनसेशन देना फैक्ट्री को जरूरी होगा। दूसरा, इस स्थिति में भी फैक्ट्री कंपनसेशन देगी एम्प्लॉय को कि अगर उसकी कार करने की क्षमता घट जाती है तो कंपनसेशन देना कंपलसरी होगा। इसके बाद दोस्तों, जो 70 सेक्शन 78 है, ये यह कहता है कि अगर किसी को परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है तो उस केस में भी जो फैक्ट्री है वो अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन देगी। परमानेंट डिसेबलमेंट से मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपको कोई इस तरह की चोट लग जाती है एम्प्लॉय को जो कि पूरे जीवन काल तक स्थिर रहने वाली है, जैसे किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, तो वो स्थायी विकलांगता में गिना जाता है। तो उस केस में भी
फैक्ट्री कंपनसेशन देगी। मृत्यु की स्थिति में, जैसा हमने शुरू में भी बताया कि मृत्यु की स्थिति में उसको कंपनसेशन मिलेगा, और कंपनसेशन मिलेगा नामित व्यक्ति या आश्रित व्यक्ति को। नामित व्यक्ति मतलब जो नॉमिनी होगा आपके परिवार में, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं या माता पिता हैं। इसके बाद जो सेक्शन 80 कहता है दोस्तों कि नियोक्ता कर्मचारी को मेडिकल जांच के लिए कह सकता है और बिना कारण मना करने पर प्रतिकर रोक सकता है। सपोज अगर किसी तरह की ऐसी चीज होती है जबकि कोई एम्प्लॉय ये क्लेम करता है कि मुझे ये बीमारी हुई है, या जो भी जिस सर्कमटेंसेस में या जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ, अगर उसके चलते या उस प्रोसेस के चलते किसी तरह की बीमारी हुई है, तो कोई भी फैक्ट्री या कोई भी एम्प्लॉयर ये कह सकता है कर्मचारी को कि आप इसकी मेडिकल की जांच कराएं। अगर मेडिकल की जांच कराने से कोई भी कर्मचारी मना करता है तो उस स्थिति में कंपनसेशन देना फैक्ट्री के लिए कंपलसरी नहीं माना जाएगा। सेक्शन 81 कहता है दोस्तों कि प्रतिकर की जो वितरण है वो, अगर जो कंपनसेशन है वो कैसे दिया जाएगा, तो कंपनसेशन सीधे जो कर्मचारी है उसके खाते में डाला जाएगा, या जो उसका आश्रित है या जो नॉमिनी है उसके खाते में डाला जाएगा। इसके बाद जो सेक्शन 82 है ये दोस्तों कहता है कि अनुबंध द्वारा अधिकार समाप्त नहीं होगा। मतलब अगर किसी का अनुबंध, किसी अनुबंध से प्रतिकर का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है, वो किसी फैक्ट्री में काम करता है, या किसी फैक्ट्री में काम करते हुए अगर उसको कोई रोग हो जाता है और ये सिद्ध होता है कि फैक्ट्री में काम करते वक्त ही इस तरह की उसको कोई बीमारी हुई है, तो अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री के साथ खत्म हो जाता है बाद में, और ये बीमारी बाद में पता चलती है और ये सिद्ध हो जाता है कि बीमारी सिर्फ उसी वक्त हुई है जब वो फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो अनुबंध जो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का मतलब ये नहीं होगा कि उसका कंपनसेशन खत्म माना जाएगा। फैक्ट्री को उसे कंपनसेशन देना जरूरी होगा। सेक्शन 83 ये कहता है दोस्तों कि दावा करने की जो सूचना है उसे, अगर किसी तरह का कंपनसेशन का केस आता है तो उसे कर्मचारी को जल्द से जल्द ही फैक्ट्री या कारखाने को बताना चाहिए, और इसकी लिखित सूचना देना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। सेक्शन 84 ये कहता है कि सामान्यतः जो भी दावा है वो 2 साल के भीतर किया जाना चाहिए। अगर किसी तरह का परमानेंट डिसेबलमेंट, पार्शियल डिसेबलमेंट या किसी तरह की इस तरह की बीमारी होती है तो उसे 2 साल के भीतर ही दावा किया जा सकता है। देरी पर सेक्शन 85 ये कहता है कि अगर उचित कारण है, तो अगर ये 2 साल के बाद भी दावा किया जाए और उचित कारण को साबित किया जाए तो इसे बाद में भी किया जा सकता है। सेक्शन 86 ये कहता है दोस्तों कि इसके लिए जो कंपनसेशन, जो गवर्नमेंट है वो कंपनसेशन अथॉरिटी नियुक्त करेगी, जो कि इस तरह के सभी जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे या विवाद होंगे वो उनके निपटारे के लिए जिम्मेदार होगी। सेक्शन 87 कहता है कि इसका अधिकार क्षेत्र वो माना जाएगा जहां पर वो दुर्घटना हुई है या जहां पर वो कार्य क्षेत्र है। जैसे एक फैक्ट्री है, आप कहीं बेंगलोर में काम करते हैं, या कहीं आप अहमदाबाद में काम करते हैं, या आप कहीं इंदौर में काम करते हैं, उस क्षेत्र का जो क्षेत्र उस क्षेत्र के जो अनुसार है, वहाँ की भी, वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी वहाँ पर अधिकार दिए होंगे, वहाँ पर उसको आपको रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। उसके बाद इसकी अपील, एक सेक्शन 88 कहता है कि आदेश से असंतुष्ट होने पर कोई भी कर्मचारी उच्च न्यायालय में इसकी अपील कर सकता है। सेक्शन 89 कहता है कि यह जो केस है वो सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा। इसका सेक्शन 90 जो है उसकी जो फॉर्म है और जो प्रक्रिया है, वो फॉर्म आपको भरना होगा, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही आप दावा कर सकते हैं। जो सेक्शन 91 है वह कर्मचारी द्वारा खर्च दावा करने पर कोई अनुचित खर्च नहीं किया जाना चाहिए। अगर प्रतिकर नहीं दे, सेक्शन 92 ये कहता है कि अगर कंपनी या फैक्ट्री या कारखाना कोई भी प्रतिकर नहीं दे रही है या प्रतिकर नहीं दे रही है तो उसे इसके बदले जुर्माना या दंड होगा या उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। सेक्शन 93 यह कहता है कि अगर किसी तरह की गलत जानकारी कर्मचारी द्वारा दी गई है तो वो भी दंडनीय मानी जाएगी। सेक्शन 94 ये कहता है कि नियम बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास होगी। सेक्शन 95 कहता है कि जो बीमारी, ये विकलांगता की स्थिति में शेड्यूल में जो प्रतिशत दिया गया है उसके अनुसार क्लेम दिया जाएगा या कंपनसेशन दिया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों प्रतिकर बीमा जो है वो सेक्शन 96 में ये डिफाइन किया गया है कि कोई भी जो फैक्ट्री है, एम्प्लॉयर है, वो कंपेंसेशन के लिए बीमा करा सकता है। जनरली दोस्तों बीमा इसलिए लिया जाता है कि फैक्ट्री को पे नहीं करना पड़े। फैक्ट्री एक निश्चित अमाउंट बीमा करा लेती है कि अगर किसी भी कर्मचारी को या किसी वर्कर को इस तरह की चीज़ हो जाती है, किसी तरह की दुर्घटना या पार्शियल या परमानेंट डिसेबलमेंट, उस केस में वो केस बीमा के पास जाता है, बीमा एजेंसी के पास जाता है, और जो भी कंपेंसेशन अमाउंट होता है वो बीमा कंपनी डायरेक्टली एम्प्लॉय को पे करती है एम्प्लॉयर के माध्यम से। सेक्शन 97 में ये डिफाइन किया गया है कि कर्मचारी का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहेगा, अन्य कानूनों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ साथ संक्रमणकालीन प्रावधान पुराने मामलों में ये माना जाएगा कि जैसे पुराने कंपेंसेशन एक्ट जो 1923 है उसके अनुसार माना जाएगा, और नए जो मामले होंगे उनके अनुसार जो हमारा सोशल सिक्योरिटी एक्ट है उसके अनुसार माना जाएगा। सेक्शन 99 से ये हमें पता चल रहा है कि यह अध्याय अन्य कानूनों पर भी प्रभावी होगा। इस तरह से दोस्तों जो हमने आज जाना कि एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक कानूनी अधिकार है। किसी भी तरह की दुर्घटना, चोट या मृत्यु की स्थिति में किसी भी फैक्ट्री को अपने कर्मचारी को या वर्कर को एक कंपेंसेशन अमाउंट देना होता है, चाहे तो कंपनी खुद दे, चाहे तो किसी बीमा के माध्यम से दे। ये एक कंपल्सरी और कंप्लाइंस है जो किसी भी फैक्ट्री या कारखाने को फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, इसी तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और हम आपको इस चैनल के माध्यम से पीएफ, एसआईसी, ग्रेजुटी, बोनस, लेबर एक्ट, एम्प्लॉय कंपेंसेशन, लेबर वेलफेयर, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारियाँ देते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।